टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इससे मुतल्लिक कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो आपने कल ही सीख लिए हैं, और जो एग्जांपल्स आपको बताई थी कि टैक्स लायबिलिटी कैसे एडजस्ट होके जो है डिटरमिन होती है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया था कि आपने अपना जो इनपुट है, जो जो आपने परचेजेस पे अदा किया है, उसको आपने एडजस्ट करना होता है जो आप आउटपुट रिसीव कर रहे हैं उसमें से, और जो अमाउंट बाकी बचती है वो आपको जो है एफबीआर में डिपॉजिट करानी पड़ती है। और जो क्योंकि इसका इंसिडेंस जो है वो कंज्यूमर पे आपने शिफ्ट कर देना होता है, तो उससे जो लेते हैं वो आपका आउटपुट टैक्स होता है, और जो आपने उस चीज को लेने में पहले अदा किया होता है वो इनपुट टैक्स होता है। इन दोनों को एडजस्ट करके, वो हमने कल मिसालें पढ़ी थी दो, अगर आपको याद हो, तो उन्हीं को एडजस्ट करके जो है ना आपकी लायबिलिटी डिटरमिन होती है कि आपने कितना टैक्स अदा करना है। ये सेक्शन 7 जो है ना, उसी कल वाली जो चीज है ना उसी को पक्का कर रहे हैं थोड़ा सा हम, ताकि कोई कंफ्यूजन अगर है ना वो आपकी एड्रेस हो जाए। ये सेक्शन 7 जो है ना उस चीज से डील करता है। ये एक इसकी एक्सप्लेनेशन हमने दी है थोड़ी सी। इसमें ये कहा गया कि ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन्स को फैसिलिटेट करती है कि वो अपना परचेजेस पे जो इनपुट टैक्स अदा कर रहे हैं उसको एडजस्ट कर लें आउटपुट टैक्स से लेस करके, और जो अमाउंट जो बचती है वो अदा करें, क्योंकि जो उन्होंने टैक्स ले लिया है कंज्यूमर से, आउटपुट टैक्स ले लिया है, और जो उन्होंने अदा किया इन दोनों का लेस उनकी लायबिलिटी बनती है लॉ के मुताबिक, तो वो उन्होंने जमा कराना होता है। ये जो प्रोविजन है ना, ये आपने इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो कल पढ़ लिया। मैं बस इसकी जो रीडिंग है, जो इसमें लॉ में मजीद इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं या कुछ प्रोसेसेस और इन्वॉल्व हैं, उन पे थोड़ा सा एम्फसाइज जो ना करना था आज, तो इसके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। ये कहीं कोई गहरे सेक्शंस आ जाते हैं, मतलब कुछ आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे, जैसे स्लाइड जो ना वो आपके सामने एक डिस्प्ले हुई है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये चीजें आपको आ जाएंगी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा बार बार समझेंगे, ये चीजें आ जाएंगी। ये जो सेक्शन 7 है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ये डील करता है। इसके टाइटल से ही पता चलता है कि ये तरीका बताता है कि डिटरमिन कैसी होनी है टैक्स लायबिलिटी आपकी, कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसने कितना गवर्नमेंट को जमा कराना। एक तो उसने अदा कर दिया, एक उसने जो है अपने परचेजर से लिया, लेकिन उसने हुकूमत को कितना जो है ना वो देना है। ये सारा काम करने के बाद, इनपुट टैक्स देने के बाद, आउटपुट टैक्स लेने के बाद, फिर भी जो क्या चीज जो उसने गवर्नमेंट को अदा करनी है, इससे डील करती है। ये इसका पूरा टेक्स्ट मैंने जो है ना यहाँ पे छाप दिया है, इसे मैं एक दफा रीड करूंगा, इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा। ये कहता है जी, सबसेक्शन 1, 7 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 एंड 8B। ये आगे आते हैं सेक्शन, ये भी इसी चीज से डील करते हैं, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट से डील करते हैं। वो कह रहा है कि इन दो सेक्शंस को जो आगे हम अभी पढ़ेंगे, आज ही इन्हें पढ़ेंगे, इनको सामने रखते हुए द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग हिज टैक्स, फॉर द पर्पज यानी कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिटर्मिन करने के लिए, किस टैक्स लायबिलिटी को, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, जो उसने एक टैक्स पीरियड के दौरान जो है टैक्सेबल सप्लाईज की हैं उनकी निस्बत से, उनके हवाले से जो उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिन करनी है। रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड शख्स। सर एक छोटा जी 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 जी। टैक्सेबल सप्लाईज को जरा एक दफा एक्सप्लेन कर। टैक्सेबल सप्लाईज ये हैं जो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाईज हैं, ठीक है, जो इन दी फर्दरेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। जो टैक्सेबल गुड्स हैं उनकी अगर आप सप्लाईज करें, टैक्सेबल गुड्स में तमाम मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, बस दो तीन चीजें शामिल नहीं है उसमें, जो कि एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, शेयर, सिक्योरिटीज आपको बताएंगे। इसके अलावा तमाम गुड्स जो हैं, अगर कोई बंदा, वो सारी टैक्सेबल है, अगर कोई बंदा वो सप्लाई करता है, बेचता है, किस मकसद के लिए, इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई बिजनेस कर रहा है उसके दौरान वो चीजें वो बेचता है, तो वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, ठीक है।
समझ लगी होगी होपफुली। आवाज अली रजा साहब कह रहे हैं नहीं आ रही, अगर बाकी लोगों को भी मसला है तो वो बताएं काइंडली। आवाज जो है ना यहाँ पे सर आ रही है आवाज। अभी मैं ब्रॉडबैंड से ना कनेक्टेड हूँ, आ रही है। और यहाँ पे आवाज का मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन सम टाइम मसला कर देता है नेटवर्क। लेकिन इस वक्त अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, कनेक्टिविटी ठीक है। हाँ, ये सेक्शन हम पढ़ रहे थे, वो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 एंड 8B फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग हिज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल। अब ये आगे जो ये इबारत लिखी हुई है ना, आप इसको फिलहाल जो है ना वो भूल जाएं, मतलब आप समझें कि ये इबारत नहीं लिखी हुई। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये आपको शायद थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर दे। ठीक है, इसको आप निकाल के पढ़ लें, कोई बात नहीं, आसानी के लिए नहीं। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको ये फिर समझ आ जाएगी इस सेक्शन 73 क्या है। वो ये कह रहा है कि यार रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स, मतलब अपना इनपुट टैक्स जो उसने अदा किया है, जो या अदा करना है, उसको वो डिडक्ट करेगा ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड आर टू बी मेड बाय हिम फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स वो था जो 2% जो है ना एडिशनल टैक्स था, वो डिडक्ट नहीं करेगा। वो अगर उसने चार्ज किया है तो वो वैसे का वैसा जो है ना जमा कराएगा। बाकी जो अमाउंट आउटपुट टैक्स की जो भी होगी उसमें से वो इनपुट लेस कर सकता है। ठीक है, इनपुट टैक्स जो उसने अदा किया है वो निकाल सकता है। मसलन 100 रुपए की उसने चीज बेची है, 117 रुपए उसने टैक्स, 100 रुपए की चीज उसने खरीदी है, 117 की वो मिलेगी उसको, क्योंकि 17 रुपए उसमें टैक्स है। अब 17 रुपए उसने इनपुट टैक्स अदा किया पहले ही। जब वो 200 की बेच रहा है तो इसका मतलब है कि वो 100 रुपए की वैल्यू एडिशन कर रहा है, और जिस शख्स को वो बेच रहा है उससे तो वो 34 रुपीज टैक्स भी लेगा। अब इसमें से 34 रुपीज आउटपुट है। अब इसमें सारे का सारा जो है ना वो गवर्नमेंट का भी नहीं है, और सारे का सारा जो है ना उसका भी नहीं है जो सप्लाईज करा। उसमें से सिर्फ उसके उतने रुपए हैं जितने उसने इनपुट टैक्स अदा किया, जितना उसने खर्चा किया है। बाकी तो कंज्यूमर से उसने लिए हैं और गवर्नमेंट को उसने देने हैं। 17 रुपए जो है वो जो इनपुट उसने अदा किया है वो 34 रुपए में से निकाल के जमा कराएगा। ये सेक्शन जो है ना उसको इस चीज की इजाजत दे रहा है। ठीक है, ये कल कॉन्सेप्ट हमने जो ना बिल्कुल पढ़ लिया था, इसलिए आपको कतई तौर पे इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा लेक्चर वो देखिएगा अगर थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो। ये आगे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके एक जो है ना प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो जो है ना सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शंस होती हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। प्रोवाइजो जो है वो सॉर्ट ऑफ एक एक्सेप्शन होती है ऊपर दी गई हुई जो भी प्रोविजन है। जो ऊपर हमने बात की है उसमें तो उसको इजाजत दी गई है ना कि वो अपना इनपुट टैक्स डिडक्ट कर लेगा आउटपुट टैक्स से। ये सेक्शन ये कहता है, ये प्रोवाइजो ये कहता है कि that where a registered person did not deduct input tax within a relevant period, he may claim such tax in return for any of six succeeding months। ये कह रहा है तो वो जो है ना डिडक्ट तो कर सकता है इनपुट टैक्स, लेकिन अगर किसी बंदे ने ऊपर, क्योंकि कहा गया कि उसी महीने में उसने, जैसे नवंबर में उसने सप्लाईज की हैं, तो वो कहता है कि नवंबर का जब रिटर्न जमा कराएगा तो वो दिसंबर में 15 तारीख तक उसने पेमेंट करनी है और रिटर्न जमा कराना है। तो उस दौरान वो अगर नहीं करता नवंबर का टैक्स डिडक्ट इनपुट टैक्स, उसको इजाजत है कि वो अगले 6 महीने तक भी, यानी कि वो जो है ना उसको क्लेम कर सकता है। ये अगर आपको कंफ्यूज करे बात तो इसको जो है ना आप रिकॉर्डेड वर्जन में सुनेंगे, इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। पहला सेक्शन तो ये कहता है कि आप कर सकते हैं, उसी टैक्स पीरियड में करेंगे। उस टैक्स पीरियड का रिटर्न जब भर रहे होंगे तो उस टैक्स पीरियड के दौरान, उस महीने के दौरान जो आपने इनपुट अदा किया है और जो उस महीने के दौरान आउटपुट है, उन दोनों को एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उस महीने के रिटर्न जो आप फाइल करें, जैसे नवंबर की हम बात करें, उसका रिटर्न आप दिसंबर 15 तक जो फाइल करना है, उसमें आप ये करना भूल गए हैं, कोई इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं किया आपने, फिर आप उसको आगे जाके जो है ना 6 महीने के अंदर अंदर आपने वो किसी महीने में क्लेम करना, बताना है कि ये मैं भूल गया था तो ये मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ।
ये थोड़ा सा उस सेक्शन में जो है ना वो बात जरा कैटेगोरिकल थी, इस प्रोवाइजो में जरा थोड़ी सी कंडीशन लगा दी है कि ये कर सकता है, इसको इतनी रियायत है आगे जाके भी। जी मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। पहला जो सब सेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ लगे। ये मैं आपके सामने एक डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये आपके सामने जो है ना एक चीज डिस्प्ले हो गई है। ये मेरा भाई ये कह रहा है कि बाकी बात तो आपको समझ लगी होगी, इस प्रोवाइजर की नहीं समझ आ रही। रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, shall be entitled to deduct income tax or paid or payable during the tax period, यानी कि नवंबर की हम बात कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो नवंबर के दौरान जो उसने इनपुट टैक्स अदा किया है अपनी परचेजेस पे, उसको वो डिडक्ट कर सकेगा। किस चीज से? फ्रॉम आउटपुट टैक्स, जो उसने आउटपुट टैक्स रिसीव किया है उससे, ठीक है। अब ये उन्होंने शर्त लगाई है, ये मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। ये जो शर्त है ना, ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये जो उन्होंने लगाई है कि मेड ड्यूरिंग उसी टैक्स पीरियड की बाद, यानी कि नवंबर में जो उसने सप्लाईज किए उन पे जो उसने इनपुट अदा किया है और उसके दौरान जो उसने परचेजेस भी किए हैं, उस पे परचेजेस पे उसने आउट इनपुट दिया है और नवंबर के दौरान जो सेल्स पे उसने आउटपुट लिया है उसी दौरान, उसी महीने के दौरान उसको अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, दिसंबर में बताएगा 15 तारीख तक। लेकिन अगर वो भूल जाता है कि वो उस इनपुट को जो उसने क्लेम करना था 15 दिसंबर तक, अगर वो नहीं कर पाया तो वो उसको अगले 6 महीने में भी क्लेम कर सकता। आगे जो प्रोवाइजर है वो ये बात कहता है कि जरूरी नहीं कि अगर वो भूल गया है एक चीज क्लेम करना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना भूल गया है, ये नहीं कि आप उसे डिनाई कर देंगे। वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक उन पैसों को क्लेम कर सकता है, टैक्स के पैसों को, कि ये मैं भूल गया था, ये मैं अब यहाँ क्लेम कर रहा हूँ। इसमें 6 महीने तक की उसको जो ना जो कंसेशन दी गई है। ये कंडीशंस हैं। इनपुट टैक्स को एडजस्ट करने की इजाजत देता है सेक्शन 7। तो ये जो है ना कंडीशन मैं आगे ले डाउन करने लगा हूँ आपके सामने। ये कंडीशन आ गई है आपके सामने। इनपुट टैक्स ये सेक्शन कहता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, इनपुट डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आउटपुट टैक्स, जो आप रिसीव कर रहे हैं उससे आप डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन आगे कुछ कंडीशंस भी बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास इनवॉइस है जो सप्लाई आपने की है, ठीक है, इसकी बेयर रीडिंग एक दफा कर लेते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट होल्ड अ टैक्स इनवॉइस इन हिज नेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज फॉर विच ही इज क्लेमिंग इनपुट टैक्स, यानी कि जो चीजें उसने खरीदी हैं, परचेज की हैं, उस पे जो उसने इनपुट टैक्स अदा किया है जिसे वो क्लेम करना चाहता है, उसका इनवॉइस उसी के नाम होना चाहिए। अगर इम्तियाज अली साहब ने कुछ चीजें खरीदी हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, चीजें खरीदते हुए उन्होंने इनपुट टैक्स अदा किया है और वो उस इनपुट को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है इम्तियाज साहब ये देखें कि जो जिस टैक्स इनवॉइस में उन्होंने वो इनपुट टैक्स अपने सप्लायर को अदा किया था, वो इनवॉइस क्या उसमें लिखा हुआ है कि उस सप्लायर ने इम्तियाज साहब को चीजें बेची हैं। वो टैक्स इनवॉइस जो है ये आम इनवॉइस होती है, लेकिन उसको टैक्स इसलिए इनवॉइस कहते हैं कि उसमें STR नंबर लिखा होता है, सेल टैक्स नंबर लिखा होता है जिसमें वो चीजें सप्लाई की होती है, अमाउंट ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखी होती है और सेल टैक्स अलग से करके लिखा होता है। तो ये कंडीशन ये कहती है कि भाई उस सप्लाई का जिसका वो टैक्स इनपुट क्लेम करना चाह रहा है उसकी इनवॉइस इम्तियाज साहब के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन तो ये वो बताता है। दूसरा वो ये कहता है कि अगर गुड्स जो हैं पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है, उसने खरीदी नहीं है किसी से पाकिस्तान में से, बल्कि बाहर से खरीदी है, इंपोर्ट की है, तो उसके पास बिल ऑफ एंट्री या गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए जो कि उसके अपने नाम पे हो, इम्तियाज साहब के, जिस पे उसका सेल टैक्स नंबर भी जो है ना वो लिखा हुआ हो और कस्टम अथॉरिटीज ने उसे क्लियर किया हो कि भाई ये इम्तियाज साहब का, ये इम्तियाज साहब ने ही ये चीजें मंगवाई। किसी और की टैक्स इनवॉइस पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आप अपने गोशवारे में रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते इनपुट टैक्स के तौर पे। एक कंडीशन ये बताई गई है। इसके अलावा अगर आपने ऑक्शन में चीजें खरीदी हैं, तीसरा पॉइंट ये कहता है अगर आपने
ऑक्शन में कुछ चीजें खरीदी हैं, आपने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से ली हो ऑक्शन में या गवर्नमेंट से ली हो, तो आपके नाम जो टैक्स पेयर मस्ट होल्ड अ ट्रेजरी चालान इन हिज नेम एंड बेयरिंग हिज STRN नंबर शोइंग पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। ये भी नंबर 1 जो है कंडीशन उससे मिलती जुलती चीज है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन के लिए उन्होंने मजीद क्लैरिफाई इसको कर दिया है। अगर आपको पहली 2 बातें समझ में आ गई हैं तो तीसरी बात जो है वो बिल्कुल पहली बात की तरह ही है और उसी से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती है, लेकिन थोड़ी बारीक जरूर है, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग उनके लिए बारीक जरूर है, मुख्तलिफ किस्म की इवेंचुअलिटीज होती हैं। ऑक्शन जो है ना वो मेरे भाई नीलामी होती है। आप जैसा कि हम अब सरकार में रहते हुए हमारे पास कोई फर्नीचर है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इस हालत में पहुंच गया है कि वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहा। अब हमने उसको STRN फुल फॉर्म सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है। STRN भाई ये नोट रखें सब लोग, दूसरे लोग भी कर लें, दस्ती साहब ने ये पॉइंट आउट किया है। STRN का मतलब है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, NTN का मतलब है नेशनल टैक्स नंबर। STRN और NTN नंबर ये इन पे से MCQ जरूर आ सकता है, ये अहम नुकता है। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हम ऑक्शन की बात की थी किसी साहब ने। अब वो फर्नीचर दफ्तर में है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसने जगह भी घेरी हुई है, तो उसका तरीका कार है कि वो हम उसे क्या हम बेच नहीं सकते उसे कि लो आ जाओ भाई तुम ले जाओ और ये पैसे पकड़ो और घर को जाओ, ये फर्नीचर लो, ये हमें दे दो पैसे। उसका एक तरीका कार वजह किया गया है, वो हम ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन एक चीज को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका कार है, ये एक लीगल वे है ऑक्शन, जिसमें आप वो उसका टेंडर करते हैं और बहुत सारे लोग उस पे आते हैं जो अपनी यानी कि रेट देते हैं। आप सबके रेट्स जो ना वो ओपन करते हैं, वो जो गैदरिंग में लोग आते हैं। एक तो ओपन नीलामी होती है ना, आप लोगों को बुला लेते हैं, ये 10,001, 15,001, 15,002 ऐसे नीलामी होती है। ये जो ऑक्शन है ये इस तरह भी हो सकती है ओपन, और ये बिल्कुल क्लोज बिडिंग्स भी हो सकती हैं। लोग अपनी अपनी उसमें बता दें जी मैं इतनी अदा कर सकता हूँ ये, तो उसमें ये तरीका है चीजों को डिस्पोज ऑफ करने का। बस आप ये इतना रखें, ज्यादा आप डिटेल में जाएं अगर पढ़ लें चीजें तो ऑप्शन पे भी बहुत ही चीजें मिल जाएंगी, पूरे लॉज मिल जाएंगे ऑप्शन पे। ये मेरे भाइयों अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सेक्शन का नाम, ये सेक्शन 8 है, अगला सेक्शन है। ये इस चीज से डील कर रहा है कि नाम इसका टाइटल लॉ में भी है, ये टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। टैक्स क्रेडिट से मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, यानी कि कब आप इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं कर सकते। पिछले सेक्शन में भी कुछ कंडीशन बताई गई थी, लेकिन ये भी बता रहा है, ये सेक्शन सिर्फ इस चीज से डील करता है कि भाई आप कुछ औकात ऐसी हैं, कुछ वाकयात ऐसे हैं, कुछ इवेंचुअलिटीज ऐसी हैं कि आप इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं कर सकते। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, आपको अलाउ ही नहीं है कि आप अपने रिटर्न में इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम करें। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, ये सेक्शन 8 है इसका। ठीक है जी, इसमें जो चीज बताई गई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अभी डिस्प्ले करने चाह रहा हूँ। इसमें कुछ पहले एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी जो है ना वो मैं चाहूंगा कि आपको दे दूं। ये आपके सामने जो डिस्प्ले हुई है, सेक्शन 8 प्रोवाइड्स सर्टेन इवेंचुअलिटीज एंड द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अंडर विच द इनपुट टैक्स इज नॉट अवेलेबल। ये कुछ ऐसे हालातों वाकयात बताता है या सेक्शन, या गवर्नमेंट की पावर्स बताता है उन हालातों वाकयात में या गवर्नमेंट की कंडीशंस में इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स आप लेस नहीं कर सकते आउटपुट टैक्स में से, वो आपके ऊपर लग गया, वो उसका बर्डन आपने बियर करना है। मतलब आपको गवर्नमेंट कंज्यूमर जो है ना वो इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकता। पता ना आपको, जो अल्टीमेट आप साबुन लेते हैं, आप उसका इनपुट टैक्स कहीं क्लेम नहीं करते, आप वो एडजस्ट नहीं कर सकते। आप पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप भाई फाइनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने तो बर्डन बियर करना होता है। कंज्यूमर उसका टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स यानी कि उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, उसका फायदा नहीं उठा सकते, इनपुट टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकते। इन आउट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि इनपुट टैक्स को
आउटपुट टैक्स में से लेस नहीं कर सकते। ये हालात तो वाकयात है। ये सेल टैक्स में इसका और मतलब है, इनकम टैक्स में इसका और मतलब है, लिहाजा आपको दो ये अलग अलग चीजें समझनी होंगी। फिलहाल वो ये कह रहा है कि जैसे अब कंज्यूमर है फाइनल किसी चीज का, तो वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। कभी आप नहीं देखेंगे किसी बंदे ने कहा हो कि मैंने ये शैम्पू लिए, ये साबुन, सिगरेट लिए, इस पे मैंने इतना सेल टैक्स अदा कर दिया है, तो ये मैं जो है ना एडजस्ट करूंगा। आप वो एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा एडजस्ट नहीं कर सकता। हर बंदा टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता। ठीक है, ये किसी किसी को अलाउड है। लॉ में इसको बाकायदा तौर पे बताया गया है ये किन को अलाउड है और किन को ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसमें बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स है या कुछ ऐसी इवेंचुअलिटीज हैं जिसमें आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर यहाँ तक आपको बात समझ लग गई है तो आगे वो इवेंचुअलिटीज, ये लिस्ट ये चीजों की, वो आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, होपफुली सब लोगों को यहाँ तक जो है ना चीज क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे नीचे इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो दी गई है ना, उसमें ये बताया गया है कि ये पाबंदियां क्यों लगी हैं, ये क्यों ऐसी इवेंचुअलिटीज हैं या गवर्नमेंट की ने ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि सेल टैक्स ने कहीं ना कहीं पे जाके तो चार्ज होना है ना, कहीं ना कहीं किसी ने तो उसका बर्डन लेना है ना, किसी ने उसका बर्डन बियर करना है। इसलिए दिस मे बी इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल, यानी कि टू प्रोहिबिट, to stop the possible misuse of input adjustment against the procurement of such goods which are not direct constituent ingredients of the finished goods or which have multiple usages। ये कह रहे हैं कि ये इनपुट टैक्स की जो एडजस्टमेंट है, ये एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा दरवाजे पे एक साहब आए हैं उनको मैं ये कह रहे हैं कि जनाब ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की इजाजत तो है, लेकिन इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की इजाजत पे अगर कोई कंडीशंस ना लगाई जाए तो हर बंदा इसे मिसयूज करेगा। जिसे एडजस्ट नहीं भी करना वो भी इसको एडजस्ट करेगा। लिहाजा कानून जो पहले ही बता दे भाई ये लोग ये हालात वाकयात में इनपुट एडजस्टमेंट नहीं लेंगे। जो फिनिश गुड्स के यूजर्स हैं, उन्होंने ये टैक्स अदा करना। सेल टैक्स कंज्यूमर वो हैं, सेल टैक्स कंज्यूमर ने अदा करना। तो कंज्यूमर जो बनेगा या जो कंज्यूमर लाइक होगा वो इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं करेगा। आगे हम देखेंगे तो वो जो ना चीजें उन्होंने थोड़ी सी लॉ ने बताई हुई हैं। देखें, पहली मिसाल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। A registered person shall not be entitled to reclaim or deduct input tax paid on following। जी, क्या चीजें हैं? The goods or services used for, ये फॉर लिखना था, यहाँ पे ऑफ लिख दिया गया। The goods or services used for any purpose other than taxable supplies। यानी कि आप ऐसी गुड्स या सर्विसेज जिनकी आप टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहे, यानी कि जो आपने खरीद के रख ली हैं, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, आपने टैक्सेबल सप्लाईज नहीं करनी, उनको आगे नहीं बेचना, तो उन पे दिया गया इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं करेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी गुड्स जो फेडरल गवर्नमेंट कह दे जी इन पे आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की मर्जी है, अपनी मर्जी है गवर्नमेंट की। दूसरी बात, द गुड्स अंडर सेक्शन 3(5), ये एक तो आपने देखा होगा कि 3(5) जो है ना, हम पीछे जाके देख लेते हैं मजीद जो है ना कन्फ्यूजन में। 3(5) आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। बहरहाल आप याद रखेंगे जो 3(5) में चीजें दी गई हुई हैं। फिट इन माई मोबाइल स्क्रीन, मोहसिन दस्ती साहब कह रहे हैं हाँ स्लाइड आज बड़ी हैं, कुछ बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी हैं। मैंने स्लाइड्स आज कम बनाई हैं ताकि जो है ना ज्यादा मटेरियल इसमें आ जाए। तो कोशिश करेंगे आइंदा से हम कम मटेरियल रखें, स्लाइड्स के ऊपर कम मटेरियल रखें। बिल्कुल ठीक। गुड्स 3 सेक्शन 3(5) में जो दी गई हैं वो गुड्स पे आप इंटाइटल नहीं है इनपुट टैक्स क्लेम करने का। इसके अलावा ऐसी चीजें जिन पे द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, मसलन आपने एक चीज खरीदी, मोहसिन दस्ती साहब ने नुमान खान साहब से एक चीज खरीदी। मोहसिन दस्ती साहब ने इनपुट टैक्स जो है वो नुमान साहब को दिया।
अब नुमान साहब के लिए वही टैक्स जो है आउटपुट टैक्स है, और नुमान साहब ने वो टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराया। तो आप पे ये पाबंदी है कि आप जब तक नुमान खान साहब वो आउटपुट टैक्स जमा ना करा दे जो आपसे लिया है, आपके लिए जो इनपुट टैक्स है, उस वक्त तक आप अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते, उसका क्लेम नहीं ले सकते, वो आपको अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ये नीचे एक डिस्क्रिपेंसी ट्रस्ट की बताई हुई है। ये कंप्यूटराइज्ड रिस्क एवेल्यूएशन सिस्टम है एक हमारा ट्रस्ट। अब ये इस्तेमाल में नहीं रहा, लेकिन पहले कुछ अर्सा तक इस्तेमाल में था। इस साल से इसका इस्तेमाल खत्म हो गया, लेकिन इसका आपको एब्रीविएशन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। अहम चीज है, आल्दो ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा। ठीक है। अब इसके अलावा है फेक इनवॉइसेज जी। फेक इनवॉइसेज ऐसी हैं जिनमें गुड्स का तबादला नहीं हुआ, गुड्स किसी ने बेची ही नहीं आपको, बल्कि सिर्फ आपको इनवॉइस शो कर दी है। जब उसने आपको इनवॉइस दी होगी तो उसमें उसने जब आपको गुड्स ही नहीं बेची तो उसने आउटपुट टैक्स भी कोई नहीं जमा कराया होगा, वो आपको भी पता होना चाहिए। लॉ में कानूनी तौर पे पहले ही मना कर दिया गया है, ताकि लोग तो गड़बड़ तो करते हैं लोग के भी, लेकिन पहले कानून में बता दिया जाए ताकि जब वो गड़बड़ करें तो उनको बताया जाए कि ये मना थी चीज, ये मना चीज आपने की है। ठीक है। कैटेगोरिकली मना थी, लिहाजा आपको ये इंटाइटल नहीं था, आपको टैक्स फ्रॉड का जो है मुकदमा बनेगा। ठीक है। ये बुनियादी बुनियादी चीजें हैं। इसके अलावा ये कंटिन्यूएशन है, अभी आगे जो आपके सफ़े पे डिस्प्ले हो गई है। ये भी वो कंडीशंस हैं, अगर जो हैं जो कंडीशंस हैं कि इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। ये क्या है जी? अगर कोई टैक्स पेयर अपनी समरी या अपनी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट या परचेजिंग या सप्लाई से रिलेटेड नहीं देता, बोर्ड ने कोई चीजें मांगी हुई हैं किसी बंदे से, बोर्ड ने किसी बंदे से, आप मिसाल के तौर मलिक नासिर साहब से, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उनसे बोर्ड ने एक चीजें मांगी हुई कि ये डिटेल जो ना आपने कितना माल इंपोर्ट किया या आपने क्या क्या परचेजेज इस महीने में की हैं, उनका डाटा, या किसी पिछले महीने का मांगा हुआ है, कोई डाटा मांगा हुआ बोर्ड ने। बोर्ड से मुराद एफबीआर ने, एफबीआर से मुराद फील्ड फॉर्मेशन किसी टैक्स के अफसर ने मांगा हुआ है। तो वो अगर वो डाटा नहीं दे पाता, वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो उसको भी डिसअलाउड है। ये प्यूनिटिव एक प्रोविजन है कि आपको टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। अगर आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं अलाउ होगी। ठीक है। दूसरी चीज, ये भी मिलती जुलती चीज है, ऐसी चीजें ऐसी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गए, आर दूसरा लिखा जाना था, ओ आर वाला और लिखा जाना था, आर लिख दिया। गुड्स और सर्विसेज, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ ताकि जो है ना यही स्लाइड के अंदर ये जो चीजें ना करेक्ट हो जाए, आपकी रिकॉर्डिंग में जो चीजें तो रिकॉर्ड होंगी, लेकिन कम से कम स्लाइड में जो है ना करेक्ट आए। गुड्स और सर्विसेज है यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, गुड्स और सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसी चीजें जो आपने खरीदी तो हैं, लेकिन जो आप सप्लाईज करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उससे उनका ताल्लुक नहीं है। मसलन आप काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं कोको कोला के, ठीक है, और आपने जो है ना गुड्स खरीद ली हैं, आपने कोई आपने इस्तेमाल की चीजें खरीद ली हैं, घर के इस्तेमाल के लिए आपने एसी खरीद लिया है, उसका ताल्लुक आपकी बोतलों के कारोबार से नहीं है। या आपने बाल कटवा लिए हैं अपने, आपने मेकअप करवा लिया, आप खातून हैं, आपने 50,000 का मेकअप करा लिया, और वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो कारोबार कर रहे हैं बोतलों की सप्लाई का, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके साथ उसका कोई लिंक नहीं बनता। अगर आपने अपने मेकअप करवाने पे कोई टैक्स अदा कर दिया है तो वो उस पे वो आपको अलाउ नहीं है कि आप वो एडजस्ट करें और उसका क्रेडिट ले लें उसके। आप क्योंकि एक मेकअप के आप अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, आप उसको मेकअप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं, इसलिए वो उन्होंने शर्त लगाई गई है। ये सेल टैक्स जो है ना, ये कंज्यूमर पे ही इसका जो है ना बर्डन जो है ना वो डाला जाता है। इसलिए लॉ की तमाम प्रोविजंस में यही देखा जाता है,
अगर कंज्यूमर आप बन गए किसी भी स्टेज पे तो उस चीज का क्रेडिट नहीं आपको क्लेम करने देंगे लॉ वाले। इसके अलावा कुछ ऐसी गुड्स जो परमानेंटली किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड हो, उनका भी आपने जो है ना टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स जो उन पे अदा किया क्लेम नहीं करना। मिसाल के तौर पे पेंट आप खरीदते हैं, पेंट पे आपने ऑब्वियसली जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपने इनपुट टैक्स अदा किया होगा, तो वो आपने बिल्डिंग में पेंट आपने कर दिया, पेंट आपने बेचा तो नहीं आगे, आपने तो वो बिल्डिंग में कर दिया, दीवार के ऊपर लगा दिया, वो मूवेबल था, डब्बे में आया, लेकिन दीवार पे जब आपने वो कर दिया वो प्रॉपर्टी के साथ अटैच हो गया, पेंट भी इमूवेबल हो गया। तो वो पेंट पे जो आपका इनपुट टैक्स है ना जो आपने अदा किया है वो आप निकाल नहीं सकते और चीजों पे जो आप आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ खास किस्म की व्हीकल्स हैं, स्पेसिफिक व्हीकल्स हैं जिन पे जो है ना इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो है ना ये वाजे की हुई है, गालिबन कस्टम्स के लॉ में वो व्हीकल्स दी हुई है, शायद 87 उनका जो है ना सेक्शन नंबर है, उसमें बताया हुआ है ये जो है चाहे भले आप उन गाड़ियों का कारोबार भी कर रहे हैं, नहीं ये कोई महंगी गाड़ियां ही होंगी, अगर आप उनका कारोबार भी कर रहे हैं ना तो उनके ऊपर जो है टैक्स आपने जो इंपोर्ट पे अदा कर दिया तो वो आप भले वो किसी को भी दें, एक दफा आप पे उसका बर्डन जरूर आएगा, उसको आपको प्राइस में शामिल करना पड़ेगा। ये एक सादा सी बात थी इसके मुतालिक से। अब मैं एक और आपके सामने जो है ना इवेंचुअलिटी लाने जा रहा हूँ, ये स्लाइड में आपके सामने डिस्प्ले कर दी है। ये है जी सेक्शन 8A, ठीक है। अभी हमने पहले 7 पढ़ा है, फिर हमने 8 पढ़ा है, फिर अब हम 8A पढ़ रहे हैं। इसमें वो कहता है जी कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी इसका टाइटल है, ठीक है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी से थोड़ी सी चीज तो समझ में आती है, लेकिन बात आगे जाके समझ में आएगी। वो ये है कि जनाब आप एक कोई ये बायर है, ये सप्लाईज रिसीव कर रहा है, खरीद रहा है और इनपुट टैक्स अदा कर रहा है, किसको? सेलर को। सेलर के लिए वो आउटपुट टैक्स है, ठीक है, जो उसने लिया बायर से। बायर ने जो अदा किया वो बायर के लिए इनपुट टैक्स है, ठीक है, ये अदा किया। अब ये जो बायर है ना, इसको अगर थोड़ा सा भी शक हो जाए ना कि जो सेलर है जिससे मैं चीजें ले रहा हूं, जिसको मैंने इनपुट टैक्स अदा किया है, वो सेलर के लिए आउटपुट टैक्स है और सेलर ने उसको एडजस्ट करके जो भी उसने आगे इनपुट लिया होगा और गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना है। अगर बायर को शक हो कि सेलर ये जमा नहीं कराएगा जो मुझसे टैक्स ले रहा है, सेल टैक्स इसने मुझसे जो चार्ज कर लिया है ये जमा नहीं कराएगा सेलर, उसे कोई डाउट है या उसके पास ऐसी कोई ग्राउंड्स हैं जिससे उसे पता चल रहा है कि ऐसा होगा, तो इस केस में वो जो अनपेड अमाउंट रह जाएगी ना जो सेलर ने नहीं जमा कराई होगी, उसके लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, हुकूमत इन दोनों को पकड़ेगी, ठीक है। ये दोनों जनाब उसकी जो अनपेड अमाउंट रह जाएगी, आउटस्टैंडिंग पेमेंट रह जाएगी, उसको ये जमा कराने के पाबंद होंगे, ठीक है। ये अब गवर्नमेंट के इदारों पे जो टैक्स कलेक्शन कलेक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है जनाब कि जो फलाना टैक्स जो है ना वो जमा नहीं हुआ, वो चार्ज हुआ था, लेकिन जिस बंदे से, जैसे हम मिसाल दे लेते हैं, उस्मान साहब बायर हैं, ठीक है, उस्मान साहब एक बायर हैं और उसके साथ जो है ना सेलर हम बना लेते हैं जी शंकर साहब को। शंकर साहब को उस्मान साहब ने चीजें खरीदी हैं जी, उस्मान साहब ने फर्नीचर खरीद लिया, आज फिर उस्मान साहब ने फर्नीचर खरीदा है शंकर भाई से और उस्मान साहब ने कीमत के साथ इनपुट टैक्स अदा कर दिया, सेल टैक्स। शंकर भाई ने वो पैसे ले लिए और शंकर भाई के लिए जो टैक्स जो उसने चार्ज किया वो आउटपुट टैक्स है। अब उस्मान साहब को पता है कि शंकर जो है ना वो पैसे, ये टैक्स जो मैं दे रहा हूँ इसे ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराएगा, ठीक है। तो वो अगर वो वाकई जमा नहीं होते तो वो दोनों जिम्मेदार हैं, इसमें बायर भी जिम्मेदार है और सेलर भी जिम्मेदार है, ठीक है। और ये जॉइंटली और सेवरली लायबल है और ये गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो उस पे इसका बर्डन है कि वो प्रूफ करे कि उस्मान को पता था, उस्मान वाज नोइंग और हैविंग द नॉलेज दैट शंकर वॉन्ट बी पेइंग सेल टैक्स टू द गवर्नमेंट
और he was aware, so he is liable to be charged, he is liable to pay that amount along with seller साहब जो है शंकर साहब, ठीक है। ये नुमान है, प्लीज आज की रिकॉर्डिंग फुल करनी, मैं एब्सेंट करना, मैं एब्सेंट टुडे, डेथ ऑफ माय ग्रैंड, या अल्लाह ताला बेहतर करे मामला। शंकर लाल बिल्कुल जी, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, पूरी करेंगे रिकॉर्डिंग, आपको समझ में आएंगी चीजें। ये मैंने आपको जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी समझा दी, बिल्कुल सिंपल है। ये अंग्रेजी लॉ में पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करके उन्होंने बनाई हुई है। इसके अलावा जो है ना, अब एक और, अब ये सारी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करने की कंडीशंस ही चल रही हैं। जी सही, बिल्कुल ठीक है नवाज साहब, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला बेहतर फरमाए जी, उनके मामलात, सबके मामलात, सबको आसानियां फरमाए जी। ये 8B है जी, ये इनपुट टैक्स हम जैसे पढ़ लिया है, इनपुट टैक्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 8B ने भी थोड़ी सी कंडीशंस लगा दी हैं। सेक्शन 8 तो कहता है ना कि इन सूरत हाल में आपने इनपुट क्लेम ही नहीं करना। आप समझेंगे बस आप कंज्यूमर है, आपने, आप पे चार्ज हो गया, आपने वो क्लेम नहीं करना। 8A में वो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी बता दी। 8B जो है ना, उसमें ये भी एडजस्टेबल इनपुट टैक्स की बात कर रहा है। ये तो क्वांटिफिकेशन करता है, पहले सेक्शन ये नहीं बताते आपने कितना इनपुट टैक्स एडजस्ट करना है, ये चीज बताता है कि आपने कितना अदा करना है। मसलन आप, वो ये कहता है कि इन रिस्पेक्ट टू अ टैक्स पीरियड, जो कि 1 महीना, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू एडजस्ट, यहाँ पे नॉट मोर देन लिखना था, नॉट मोर देन 90%, ये गलती से जो है ना हमने इसको 90% कर दिया है। ना shall be allowed to adjust not more than 90% of input tax paid during that period, यानी कि जो आपने 1 महीने में टोटल इनपुट टैक्स अदा किया है ना, ठीक है, उसका सिर्फ 90%, जैसे आपने समझ लें आपने 1 महीने में चीजें खरीदी हैं, हाँ ऊपर shall not be allowed, एक सेकंड जी, बिल्कुल मैं देख लो मेरे, इन रिस्पेक्ट टू अ टैक्स पीरियड अ मंथ, जो कि 1 महीना, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड, हाँ जी, शैल नॉट बी अलाउड टू एडजस्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये नॉट हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ था, दोबारा गलत कर दिया, बिल्कुल हम मिटा देते हैं जी, आपकी मेहरबानी, आपने पॉइंट आउट किया। मेरे सामने असल में वो एप्लीकेशन का मॉड्यूल चल रहा होता ना, तो वो मुझे ना नजर नहीं आया, वो शैल नॉट भी जो ना लिखा सही हुआ था मैंने पहले। ये कह रहा है कि एक टैक्स पीरियड में जो है ना, आपने 1 महीने के अंदर 100 रुपए इनपुट टैक्स जो है वो आपने बेसिकली अदा किया अपनी खरीदारियों पे, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ आप 90 रुपए एडजस्ट कर सकते हैं उस महीने के अंदर। 90 रुपए आप कहेंगे लेस करेंगे टोटल आउटपुट से, 10 रुपए आपने अगले महीने जाके, मैंने जी बेहतर मामलात का कहा है जी, और जन्नत जो है वो तो, जन्नत और ये मजहबी थोड़ा सा मामला है, जन्नत और दोजख का। वैसे तो ये फिलोसफिकल डिबेट है कौन जन्नत में जाएगा। वैसे तो हम मुसलमानों ने जो है ना वो इसका लिया हुआ है बाहर के, हम ही जाएंगे जन्नत में, ये तो अल्लाह ताला जानता है जी कि जन्नत में कौन जाएगा। बहरहाल कुछ कहा जाता है ये है कि जो गैर मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी, उनमें भी अच्छे लोग हैं, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देयर मे बी पीपल, जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों से जो है ना ज्यादा अच्छे काम किए होंगे। यहाँ इवन लाहौर में हम देखते हैं कि हमारी बहस कहीं और जा रही है, फिर लगाएंगे हम गपशप जो उस्मान साहब। In respect to a tax period a month, जो कि tax period 1 month है, a registered person shall not be allowed to adjust more than 90% of input tax paid in that period। 1 महीने में आपने 100 रुपए इनपुट टैक्स अदा कर दिया, तो उस महीने में आप सिर्फ 90 रुपए एडजस्ट करेंगे, 10 रुपए अगले महीने में लेके जाएंगे, उन 10 रुपयों को अगले महीने में आप क्लेम करेंगे। बस ये सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। 8 भी ये कहती है, बस 90% आपने एडजस्ट करना। जो इनपुट टैक्स आपने नवंबर में आपने 100 रुपए इनपुट टैक्स अदा किया अपनी खरीदारियों पे, उसमें से सिर्फ 90 रुपए जो आप एडजस्ट कर सकेंगे, क्लेम कर सकेंगे, बाकी 10 रुपए आप अगले महीने में जाके क्लेम करें। इसमें इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं।
और वो आगे लिखती गई हैं बहुत बारीक है। मोहसिन दस्ती साहब को शायद ये नजर ना आए, लेकिन ये कि जब वो ये स्लाइड्स देखेंगे और कंप्यूटर पे देखेंगे तो उन्हें आसानी रहेगी। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है ना ये स्लाइड जो है ना वो बड़ी बड़ी बनाएं, चाहे ये वो लंबी हो जाती है स्लाइड्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइड जो है इंक्रीज हो जाता है। ये हमने कोशिश की है कि कम स्लाइड्स पे जो ना आपका मटेरियल हो। ये इसकी एक्सेप्शन हैं दस्ती भाई, ये एक्सेप्शन ये हैं कि 90% की शर्त है कि 90% से ज्यादा आप इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कैपिटल गुड्स आपने खरीदी हैं तो उनमें ये कंडीशन नहीं है, उनमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 100 की 100 कर सकते हैं। बोर्ड जो है ना वो लिमिट स्पेसिफाई कर सकता है, बोर्ड अगर अलाउ करना चाहे तो 90% से ज्यादा भी अलाउ कर सकता है। और या अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो है अगर उसका ऑडिट चल रहा है, असल में एक तो ऑडिट हम करते हैं ना, एक ऑडिट जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस, जिन लोगों ने एमबीए वगैरह किया उनको पता है कंपनीज ऑर्डिनेंस एक लॉ है जिसमें हर कंपनी के लिए, सिर्फ कंपनीज के लिए है ये, एओपी इंडिविजुअल के लिए नहीं, हर कंपनी के लिए लाजिम है एससीसीपी की तरफ से कि वो अपना हर साल ऑडिट कराएगी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, और उसकी एक रिपोर्ट होगी, ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे। अगर किसी कंपनी का ऑडिट चल रहा है कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर, तो उस कंपनी को ये रियायत दी गई है उस टैक्स पीरियड के लिए, 1 महीना या 2 महीना जितनी देर ऑडिट चल रहा है, क्योंकि वो ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है ना, जैसे ये फर्गुसन वगैरह ये कंपनीज है, अगर ये ऑडिट कर रही है तो उनसे वो रिपोर्ट लेगी कि सर्टिफिकेट लेगी कि मेरा ऑडिट चल रहा है, मुझे लिख के दें। उस कंपनी को अलाउ है कि वो अपना जो है ये 90% वाली कंडीशन वायलेट कर सके बस, ठीक है, बाकी लोगों को ये अलाउ नहीं है। आज जो है ना हमने आपको खुश्क बातें बताई हैं। ये जो है ना टैक्स में मुश्किल तरीन बातें हैं, इसलिए ये मुख्तसर भी रखी गई हैं। आज में सेशन में जो है ना ज्यादा चीजें जो है वो ठोंसी नहीं गई हैं, मुश्किल बातें थी। आप मुझे जो है ना बताएं कि अगर आपको यहाँ तक कोई मसला है चीजों को समझने में, कोई दोस्त। सर एक ये जो 6 मंथ तक एक इनवाइस का। ओ 1 मिनट जी, इलियास साहब आपका माइक ऑफ हो गया था, अब आप दोबारा जो है ना अपनी बात माइक ऑन कर लें। मैंने आपका माइक जो है ना, हाँ जी, अब बात। सर ये 6 मंथ तक ये जो इनवाइस एडजस्ट हो सकता है, कोई इनवाइस जो सर इनवॉइस सर नहीं। ये अभी तो आजकल वो सर यानी आप इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, सर आजकल तो ये पहले से इनपुट खुद ब खुद ही नहीं वो अपलोड हो जाती है, तो अभी भी ये 6 मंथ का कुछ पॉलिसी इस तरह है कि नहीं, अभी आजकल क्या। असल में वो अब मसला ये है ना कि अब सिस्टम आ गया वो एनेक्सर सी का, ठीक है ना। आपने जी जो इनपुट जी क्लेम करना है ना वो पहले ही सिस्टम में अवेलेबल होगा जिसने आपको सप्लाईज की है, ठीक है। आपने जो परचेजेज अपनी डाली हुई है वो आपने डालनी है, वो सारी सिस्टम में अपलोड हो जाती है, लेकिन ये जी लॉ में प्रोविजन अभी भी अवेलेबल है। और इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है कि ये तो कानून में लिखा हुआ है ना कि 6 महीने तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज जजमेंट्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि 6 महीने से भी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। जी लेक्चर जो है वो एंड हो गया है, अब इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है वो चीजें आपने बतानी है, कुछ एक चीज मैंने हल्की सी और पढ़ानी है, लेकिन अगर आपकी कंफ्यूजन है तो कोई मुझे बताएं, एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना सर वो बायर का जो आपने अभी बताया था कि बायर जो है वो को अगर पता चले कि सेलर ने जमा नहीं करवाया चाहता हूं। हाँ जी, करवाना, तो बायर को कैसे, मतलब क्या उसके पास टोल का मैकेनिज्म है, मतलब बायर अगर सेलर जो है उसका ऐसा ना नंबर भी उसको पता है, वो रजिस्टर्ड पर्सन भी है, लेकिन फिर भी वो जमा नहीं करवा, तो बायर को कैसे मतलब पता चलेगा कि वाकई उसने नहीं जमा। बिल्कुल ये बात जो है ना आपकी, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उसको कैसे पता चलेगा। ये असल में टैक्स वालों का काम है कि वो साबित करें कि जो है ना बायर को पता था सेलर जमा नहीं कराएगा। अब ये कैसे वो साबित करते हैं, वो हालांकि वो बना सकते हैं जनाब, ये दोनों जो है ना सिस्टर कंसर्न से
और ये काम इस चीज का करते थे कि ये टैक्स क्रेडिट क्लेम करके रिफंड देने या इसे बेनिफिट्स हासिल करने, ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। असल में ये मिस यूज ऑफ इनकम, जो इनकम है ना, उसको एड्रेस करने के लिए प्रोविजन है, ताकि अगर फ्यूचर में ये लोग मेक श्योर कर लें कि यार वो किसी जेन्युइन बंदे से परचेज कर रहे हैं, डंडी तो नहीं मार रहे। सर मोर देन 90% वाला वो वाला तो मतलब वो मोर देन 90% है कि आपने एक महीने में 100 चीजें खरीदी हैं जिन पे आपने 100 रुपए सेल टैक्स अदा किया है, परचेज किए हैं आपने, 100 रुपए आपका इनपुट टैक्स है। तो लॉ ये कहता है कि भाई आपने जब क्लेम लेना है ना, तो आपने सिर्फ 90 रुपए का क्लेम लेना है। वो 10 रुपए उसमें से आपने जमा कराने ही कराने हैं गवर्नमेंट को, 10 रुपए आपने डिडक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। बस मिसाल के तौर पे आपने, मैं आपको जो है ना कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसका ये भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा थोड़ा सा कि एक जो मैन्युफैक्चरर है उसने सर ये 100 रुपए टैक्स आगे अदा किया और 100 उसने नीचे से वसूल कर लिया, तो फिर उसने अब तो सिर्फ वसूल करके अदा कर दिया, उस पे अपने पे टैक्स कोई नहीं लग रहा है। किस पे टैक्स नहीं लग रहा अगर वैल्यू एक बायर है। जी सर जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, एक सेलर है, हाँ उसने टैक्स अदा किया, हाँ जी, उसने बायर से कलेक्ट किया, उसने तो उसने तो सर यही किया ना कि बायर से लेके सेलर को उसने आगे दे दिया गवर्नमेंट को, लेकिन उस पे अपने पे जो कोई सेल टैक्स नहीं लगता कि उसने अपने जो चीजें बनाने की वो सेल कर रहा है, उस पे अपने पे कौन सा टैक्स है? सेल टैक्स उस पे लगना ही नहीं मेरे भाई। सेल टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स लगना है जिसने चीज कंज्यूम करनी है, ना डिस्ट्रीब्यूट, है। तो मैन्युफैक्चरर जितनी चाहे वो चीजें बना सकता है। ना मैन्युफैक्चरर पे सेल टैक्स लग रहा है, ना डिस्ट्रीब्यूटर पे लग रहा है, ना होलसेलर पे लग रहा है, ना नीचे रिटेलर पे लग रहा है। ये सिर्फ उस पे लग रहा है जो चीजें कंज्यूम कर रहा है। बाकी जो ये मल्टी स्टेज है ना, इनमें बस वो उन्होंने एडजस्ट इस तरीके से करना है कि उन्होंने जितना वो अल्टीमेट कंज्यूमर से आ रहा है ना, उसको उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना है पार्ट्स में। जो एक तो वो मैं मिसाल कल की जो है ना आपके सामने रखता हूं, थोड़ी सी उससे चीज जो है ना वो क्लियर होता आगे। इसकी जो है ना मिसाल, ये आपके सामने मैं एक स्लाइड जो है ना मैं खोली है मैंने। अब इसमें ये टैक्स से 68 रुपए नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। अब ये बेसिकली रिटेलर ने चीज जो बेची है ना बायर को, ये वो 68 रुपए हैं, उसने रिसीव कर ली है उससे, ठीक है। ये 68 रुपए कंज्यूमर ने बियर करने। अब ये 68 रुपए जो है डायरेक्टली कंज्यूमर से ये लेके ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि इसमें से कंज्यूमर ने तो एक दफा दे दिया रिटेलर को, लेकिन रिटेलर ने इसमें 17 जमा कराए, होलसेलर ने 17 जमा कराए, मैन्युफैक्चरर ने 17 जमा कराए, इंपोर्टर ने 17 जमा कराए। 17 करके मुख्तलिफ स्टेजेस पे गवर्नमेंट ने जो है ना पैसे लिए, क्योंकि हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन हो रही है। अगर यहीं पे टैक्स फिक्स हो जाता ना, ये जो सामने 100 रुपए कीमत चीज नजर आ रही है, यहाँ पे ही ये 68 रुपए लिखे जाते, तो फिर तो ये चीज भी यहाँ पे भी 100 रुपए की बिक्री होती है, 400 की बिक्री होती है, तो सिर्फ 17 रुपए ही चल रहे होते, यहाँ पे 17 रुपए टैक्स होता है। क्योंकि हर स्टेज में वैल्यू में इजाफा हो रहा है, इसलिए टैक्स में भी इजाफा हो रहा है। ये वैल्यू एडेड टैक्स है, इसलिए ये हर स्टेज पे हर बंदा इसे जमा करा रहा होता है, जितना वो कंज्यूमर से आगे कंज्यूमर को जितना वो बर्डन ट्रांसफर कर रहा होता है। इस इंपोर्टर ने जब ये बर्डन ट्रांसफर किया तो सिर्फ 17 रुपए टैक्स बनता था 100 रुपए की चीज पे, इसने 17 रुपए आगे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। इस मैन्युफैक्चरर ने जो ये ट्रांसफर किया, जब उस वक्त जो 200 रुपए की चीज बेची तो उस पर 34 रुपए इसने आगे ट्रांसफर किए, लेकिन 17 रुपए ये पहले अदा कर चुका था, इसलिए इसने टोटल 17 अदा करने थे, तो वो 17 गवर्नमेंट को दे रहा है। इस तरह की चीज है थोड़ी सी। सर जो आप कह रहे हैं कि समटाइम कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें जो है ना एडजस्ट नहीं हो रहा, इनपुट टैक्स लेस नहीं हो रहा आउटपुट टैक्स से, तो वो क्या कंडीशंस हैं? फिर उसमें तो ये है कि मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, उन तक ये बात महदूद हो जाएगी कंज्यूमर पे पहुंचने से पहले ही।
देखे ना, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, ये मैं आपके सामने दोबारा जो है ना वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कि जिनमें आप जो है ना वो इनपुट आपको एडजस्टमेंट, अगर आपने कोई चीज इस्तेमाल की, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी, आप एक घर कोको कोला के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कोको कोला के 4 क्रेट जो है ना वो घर उठा के ले गए अपने इस्तेमाल के लिए। अब वो चीज आपने टैक्सेबल सप्लाई नहीं की, घर में बोतलें पहुंचाना घर वालों को टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, बल्कि वो पर्सनल यूज है। जब आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर बन गए, आप टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहे। और उसके ऊपर 1 करेट या 2 करेटों के ऊपर जितना इनपुट टैक्स है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, वो आपने पे करना है, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं। जो कंज्यूमर है उसने इनपुट टैक्स, जो सेल टैक्स का बार है उसके ऊपर जाता है। इसलिए उसको मना किया गया है कि कोई चीज अगर आप पर्सनल इस्तेमाल की आपके पास है, आप यानी कि पर्सनल इस्तेमाल उसका कर रहे हैं, तो आप जो है वो उसका इनपुट एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं सिर्फ उन पे जो इनपुट टैक्स आपको चार्ज हो रहा है वो आप अपने आउटपुट से निकाल के जो है ना जमा कराएंगे गवर्नमेंट को। सर इसी में जो सेकंड लास्ट वाली है इसको थोड़ा प्लीज रिपीट कीजिएगा, परचेज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन द क्रेस्ट, ये क्या है? यार ये एक सॉफ्टवेयर है हमारा क्रेस्ट जो है ना, ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑटो, आप जब रिटर्न्स फाइल करते हैं ना अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटराइज रिटर्न फाइलिंग होती है आपकी, ठीक है। अभी भी अब ये सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, लेकिन जब ये चलता था उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, जब ये सिस्टम इन वर्किंग था, जब आप अपने 1 महीने का नवंबर के जैसे सारे रिटर्न्स अपना फाइल करते थे ना, तो ये सिस्टम उन रिटर्न्स को एनालाइज करता था, ठीक है। ये ऑटो सिस्टम है, इसमें खुद इसके पीछे एक जो है ना उन्होंने कमांडें लगाई हुई हैं और चीजें देखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम, सर जी जी जैसे आपने कहा कि एक कोई भी डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, वो 1 महीने के अंदर कोई चीज सेल आउट करता है, या जो एक प्रोसेस आप बता रहे हैं इसमें है, सेल करेगा तो वो आउटपुट, उसको, हाँ तो वो अगले महीने की नवंबर की 15, मिसाल के तौर पे अगर इस महीने में कर रहा है, हाँ जी, तो जैसे दिसंबर है तो जनवरी की 15 तारीख तक उसको जो है ना ये क्लेम करनी है उसकी जो आउटपुट टैक्स है। उसने पता क्या करना है, 15 तारीख तक उसने अपनी जो है ना लायबिलिटी डिटरमिन करनी है कि मेरे ऊपर कितना वाजिबुल अदा टैक्स है दिसंबर के महीने में जो मैंने बिजनेस किया है, वो कैसे करेगा। अच्छा, हाँ जी, ये ला है कि 15 तारीख तक करना है? जी 15 तारीख तक उसने अपना पेमेंट जमा करानी है और गोशवारा जमा कराना है, ड्यू डेट है ना 15 तारीख। अच्छा सर, ये सिर्फ इन 2 महीने की बात है या पूरे साल के अंदर आप 1 महीने के अंदर जो भी आप लाइबिलिटी आपकी बनती है वो अगले महीने की 15 तारीख तक आपको यानी आओ गोशवारा जमा कराना है? जनवरी की लायबिलिटी जो जनवरी में आपने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो टैक्सेबल सप्लाईज की हैं या खरीदी हैं या बेची हैं, उन पे जो आउटपुट और इनपुट आपने अदा किया है या वसूल किया है, उसके मुतालिक जो गोशवारा है वो आपने 15 फरवरी तक आपने जमा कराना है। आपने उसकी पेमेंट 15 फरवरी तक जमा करानी है और 18 तक वो गोशवारा, ठीक है। इसी तरह जो एक्टिविटीज हैं वो एक टैक्स पीरियड जो ना सेल टैक्स के अंदर 1 महीने का होता है, ठीक है, इसलिए ये चीज है। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, सर ये जो आपने पहला लेक्चर हमें पढ़वाया था इसका सेल्स टैक्स का, जी उसमें जो डेफिनेशन सेक्शन 2 है, तो उसमें जो सब आ रही थी, मतलब वो टाइटल जो था वो सब सेक्शन थे सेक्शन 2 के? सब सेक्शन थे बिल्कुल, जी जी। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये नोमान अफरीदी साहब ने जो है ना ये पूछा है कि ये क्रस्ट का क्या मतलब है, आप अपनी कागज पे लिख लें, हम भी आपको बताएंगे। इसका मतलब है कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्युएशन ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। सी रिपीट कीजिएगा सर। कंप्यूटराइज आर रिस्क बेस्ड, ई एवेल्युएशन, और एसटी से सेल टैक्स बनता है। दोबारा रिपीट करता क्या हूँ। हुआ सर, अभी तक नहीं मिली? जी जी, फीस का क्या हुआ सर, अभी तक नहीं मिली? कीज जो है ना वो इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हैं, आज भी एडमन की मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई है। उसकी कीज जो है ना मेरे भाई बन गई हैं काफी सारी, लेकिन वो प्रूफ रीड कर रहे हैं उनको। अभी भी साहब जो है ना मेरे सामने एक बैठे हुए जो उस पे काम कर रहे हैं, 3-4 लोगों ने प्रूफ रीड करना है की, क्योंकि ऐसी नहीं है कि आपको लिख के ये पकड़ा दें और आप उसे गलत मलत जो भी हो मुसीबत उतार दें अपने गले से, ऐसी नहीं। मेक श्योर करना जी चाह रहे सर। हैं
कि कीज में कोई गलती ना हो, क्योंकि जो आपने दुरुस्त जवाब होगा उसको आपने पिक करना, आप ये ना हो उसमें गलती हो, उसमें 2 4 5 गलतियां भी हों और वो 95% सही भी हो ना, तो फिर आप 95% पे भी शक करते रहेंगे। इसलिए मेक श्योर कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम जो है ना उसमें एरर का वो गुमान हो। जी सर अच्छा सर, ये लेक्चर जो में सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे ना? सेल्स टैक्स के क्वेश्चन अलग होंगे? सेल्स टैक्स के क्वेश्चन, सेल टैक्स के एमसीक्यूज भाईजान जरूरी बिल्कुल अलग होंगे, आप बिल्कुल सही जो, सिर्फ इसको देखना है और आपने समझना है कि ये क्या है, बोलना नहीं है आपने, बस इसको देखते जाएं। मैं आपकी जो है ना आवाज जो है म्यूट कर रहा हूँ सबकी, आप इसको देखें। इंपोर्टर आ गया जी, स्टेज 1। इंपोर्टर क्या है? जो चीजें बाहर से लेके आता है, ठीक है। इसने ये किससे लेता है? ये फॉरेन बंदे से लेता है, फॉरेन एक्सपोर्टर से, यानी कि जापान में जो बंदा बैठा हुआ है जो इंपोर्टर को चीजें दे रहा है जापान में, तो वो फॉरेन एक्सपोर्टर है ना, इंपोर्टर उससे लेता है, ठीक है। ये चीजें गुड्स लेता है उससे और उसको 100 रुपए अदा कर देता है, प्राइस अदा कर देता है 100 रुपए, ठीक है। ये भी आपके सामने दोनों चीजें डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब ये इंपोर्टर क्या करता है? पोर्ट पे टैक्स अदा करता है 17 रुपए। क्यों? इसने 100 रुपए की चीजें ली हैं, 17 रुपए इनपुट अदा कर दिए इसने, ठीक है। अब पोर्ट वालों ने वो जो लिया 17 रुपए, अब पोर्ट वाले उसका क्या करेंगे? वो 17 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, ठीक हो गया। गवर्नमेंट को जमा करा दिया 17 रुपए मैंने। अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं जी हम। अब आ गया जी मैन्युफैक्चरर। ये स्टेज 2 पे अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। होगा क्या? अब इंपोर्टर गुड्स दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, कितने की दे रहा है ये आपको बता देते हैं। 200 रुपए की गुड्स दे रहा है, 200 रुपए मैन्युफैक्चरर जो है इंपोर्टर को दे रहा है, आपके सामने अभी डिस्प्ले हो गए। इस 200 जमा 34, 200 पे 34 रुपए टैक्स बनता है, 200 प्राइस है टी पी और टी में टैक्स लिखा हुआ है। ये स्टेज 2 पे मैन्युफैक्चरर जो है 34 रुपए इनपुट दे रहा है इंपोर्टर को, जो कि इंपोर्टर के लिए आउटपुट है, ठीक है, वो 34 रुपए, और 200 रुपए साथ में दे रहा है। ये स्टेज 2 पे हम पहुंचे। अब मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर क्या करेगा? इंपोर्टर जो उसने 17 रुपए पोर्ट को जो दिए, उसको अपने ये जो 34 रुपए उसने मैन्युफैक्चरर से लिए इसमें से लेस करेगा, ठीक है। और ये जो जैसे निशान बना हुआ है यहाँ पे, ये आपके सामने निशान जो है, ये होप करता हूं मैं आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इंपोर्टर जो है ना, इंपोर्टर भाई उसको 34 में से 17 निकालेंगे, ठीक है। आपके सामने मैंने गोल दायरा लगा दिया, और जो 17 रुपए बचेंगे वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। ये यहां तक अभी बात गई है। अब आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, आगे कोई नया बंदा आएगा जी, बिल्कुल आएगा। कौन है जी? वो होलसेलर है। अभी आया है होलसेलर, नजर आया हमने, आपको नजर आ गया, अभी हुआ कुछ नहीं है। अभी होलसेलर मैन्युफैक्चरर कुछ चीज बेचेगा, ऑब्वियसली होलसेलर को अभी बेचने लगा, अभी इसको सेल करा देते हैं जनाब। ये गुड्स बेच दी है जी अभी, अब मैंने तीर बना दिया, ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। गुड्स बेच दिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, कितने की बेची है और कितना उस पर टैक्स होगा अभी डिस्प्ले हो जाएगा। जितने की चीजें बेची होंगी उसका 17% टैक्स होगा, ठीक है। ये बेच दी है जी चीजें, ये मैं आपके सामने डिस्प्ले करने लगा हूं। आ गई, ये आ गई आपके सामने। 300 रुपए की चीजें बेची है मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, ठीक है। इन 300 रुपए पे उसने टैक्स कितना होलसेलर से लिया? 51 रुपए। मैन्युफैक्चरर के लिए ये 51 रुपए क्या है? ये 17% के हिसाब से लिया ना 300 रुपए पे। मैन्युफैक्चरर के लिए ये 51 रुपए आउटपुट है, और होलसेलर के लिए क्या है? इनपुट है। अभी हम मैन्युफैक्चरर को डील करते हैं। मैन्युफैक्चरर ने अब क्या करना है? मैन्युफैक्चरर ने जो ये 51 रुपए लिए हैं ना, ये उसने 34 रुपयों में से लेस करने हैं, क्योंकि आपको शायद नजर आ रहा हो कि मैन्युफैक्चरर ने 34 रुपए इनपुट दिया है, ठीक है। ये मैं इस पे जो है ना वो थोड़ा सा गोल दायरा मैंने लगाया है। अब इस 34 में से इस 51 को मैन्युफैक्चरर निकालेगा, ठीक है। इनपुट को डिडक्ट करेगा आउटपुट में से, और बाकी रुपए जो है वो जमा कराएगा। कैसे जमा कराएगा ये भी मैं आपको भी दिखा देता हूं। ये 17 रुपए इसमें गवर्नमेंट ट्रेजरी को जमा करा दिए, ठीक है। अब जी कोई नई स्टेज होगी, बिल्कुल जी नई स्टेज होनी चाहिए। क्या नई स्टेज होगी वो हम देख लेते हैं। अब कोई नया बंदा आ जाएगा। हाँ जी, अब आ गया एक्सपोर्टर।
अब आप समझिएगा थोड़ा जा। अब आ गया एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ये डिस्प्ले हो गया आपके सामने। एक्सपोर्टर क्या करता है? ये एक्सपोर्टर तो चीजें बाहर भेजता है। एक्सपोर्टर साहब जो है वो चीजें बाहर भेजते हैं, जहां से भी उसे मिल जाए मुल्क के अंदर से, ठीक है। उसने तो बाहर भेजनी है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। उसने क्या करना है? एक्सपोर्टर ने अब चीजें लेनी है, होलसेलर से ले रहा है, फर्ज करें एक्सपोर्टर चीजें, ठीक है, कितने की लेगा ये हमें अभी नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहां पे हम पहले सेल करवाते हैं। गुड्स बेच रहा है जी होलसेलर, एक्सपोर्टर को बेच रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, कितने की बेच रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। कितने की बेच रहा है ये आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं जी, कितने की बेच रहा है। ये जी टोटल 400 रुपए की चीजें जो है ना होलसेलर बेच रहा है एक्सपोर्टर को। अब होलसेलर के लिए इस पे 17% के हिसाब से 68 रुपए टैक्स बनता है, 68 रुपीज, ठीक है। 400 की चीजें बेचेगा 68, ये होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स है, ठीक है। अब इसमें से होलसेलर ने क्या करना है? होलसेलर ने सबसे पहले ये देखना है यार कि मेरा इनपुट 51 रुपए इस महीने में और 68 रुपए मेरा आउटपुट है। इनपुट को जब आउटपुट से निकालूं तो 17 रुपए बनते हैं, वो मैं गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराता हूँ। तो वो फौरी तौर पे जो है ना वो गवर्नमेंट में 15 तारीख जो अगले महीने की होगी ना उसमें जमा करा देगा। आपको नजर आ रहा होगा 17 रुपए फिर गवर्नमेंट ट्रे में जा रहे हैं। अब आगे स्टेज एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर ने चीजें बाहर भेजनी है। एक्सपोर्टर ने मुल्क में चीजें नहीं बेचनी। आपको बताया था जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, उन पे सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। एक्सपोर्टर ने चीजें जिसको भी बेचनी है ना, वो भले 500 की बेच दे, वो भले 800 की बेच दे, उसने आगे किसी बंदे से टैक्स नहीं लेना, क्योंकि चीजें बाहर के मुल्क में जा रही है, उनका कंज्यूमर बाहर है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सारी जीरो रेटेड होती है। एक्सपोर्टर ने आउटपुट टैक्स नहीं लेना, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। एक्सपोर्टर ने आउटपुट टैक्स नहीं लेना, लेकिन एक्सपोर्टर ने 68 रुपीज इनपुट दिया हुआ है। 68 रुपीज इनपुट दिया हुआ उसने होलसेलर से, जब चीजें ली थी तो 68 रुपीज इनपुट उसने दे दिया 400 के ऊपर। लेकिन एक्सपोर्टर अब जो है वो आउटपुट टैक्स तो ले ही नहीं रहा, क्योंकि जिसको भी एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में या दुबई चीजें भेज रहा है, वो तो बाहर के मुल्क में भेज रहा है, बाहर के मुल्क के बंदे के ऊपर तो टैक्स नहीं ना चार्ज करना उसने। उसने तो सिर्फ उसको चीजें बेचनी है जितने की। अब वो क्या करेगा, उसने जो इनपुट अदा कर दिया 68 रुपीज, एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो तो उसका खर्चा हो गया। जो अगले बंदे को वो चीजें अब इसी हालत में अगर बेचे तो वो 400 की बेचेगा ना। एक्सपोर्टर 400 की फर्ज करे चीजें बेच रहा है तो उसको तो 68 रुपीज का घाटा पड़ जाएगा एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, क्योंकि उसने आगे आउटपुट नहीं लिया, वो यानी कि एडजस्ट नहीं यानी कि कर सकता, जो उसके पास आउटपुट टैक्स नहीं जिसमें से वो अपना इनपुट एडजस्ट कर सके। एक्सपोर्टर वो सारे का सारा क्लेम करेगा, ठीक है। एक्सपोर्टर क्या करेगा, जनाब ये 40 रुपए यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये 68 रुपीज लिखा जाना चाहिए। ये मैं आपको जो है ना स्लाइड दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जो है ना 68 रुपीज एक्सपोर्टर क्लेम कर लेगा। वो ये कहेगा भाईजान मैंने इनपुट टैक्स दिया इतना, ठीक है, और मैंने आउटपुट टैक्स किसी से चार्ज ही नहीं किया, तो लिहाजा जो है मैं तो किसी चीज से एडजस्ट नहीं कर सकता, मेरी चीजों पे तो टैक्स ही नहीं है और मेरी चीजें बाहर जा रही हैं, मेरा कंज्यूमर बाहर बैठा है, कंज्यूमर से तो मैं पैसे ले ही नहीं सकता। लिहाजा मैंने जो 68 रुपीज जो है वो होलसेलर को दिए हैं ना, मैंने होलसेलर को दिए हैं जनाब, ये मेरे पास ये इनवॉइस है, ये होलसेलर को मैंने दे दिए हैं। वो गवर्नमेंट से रिटर्न फाइल करेगा, गवर्नमेंट से कहेगा मुझे 68 रुपीज वापस करो, ठीक है। गवर्नमेंट उसको 68 रुपीज वापस कर देगी, रिफंड कर देगी, ठीक है। एक्सपोर्टर्स इसलिए रिफंड क्लेम करते हैं और इसलिए ये चीजें एक्सपोर्ट्स को इसलिए जीरो रेटेड किया गया है कि इस पे 0% का रेट है, ताकि एक्सपोर्टर जो है वो अपना इनपुट का रिफंड क्लेम कर सके, क्योंकि उसने तो वो ट्रांसफर ही नहीं करना किसी और पे बर्डन। ये जीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहां समझ आना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स को क्यों जीरो रेट किया गया है। कि जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स पे इसलिए की गई है कि क्योंकि वो सेल टैक्स का बर्डन फॉरेन कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं होता, इसलिए एक्सपोर्टर जो है उसको जीरो रेट किया गया ताकि वो रिफंड क्लेम कर सके। अगर एग्जाम्प्ट कर देते तो फिर इस एक्सपोर्टर जो है वो 68 रुपए का खर्चा उसे बर्दाश्त खुद करना पड़ता, वो रिफंड नहीं क्लेम कर सकता था। तो ये उम्मीद है आप सब दोस्तों को पसंद आ गया होगा, ये स्लाइड भी आपको भेज देंगे। और आज का मेरा लेक्चर यही था सर। 68 तो वापस कर दी है सर उसने, गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को बचा क्या फिर इसमें? गवर्नमेंट को कुछ नहीं बचा जी,
तो सर इतनी सारी प्रैक्टिस करने का फायदा? इतनी सारी पर गवर्नमेंट को पता नहीं ना कौन सी चीज मैन्युफैक्चरर ये होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर वाकई एक्सपोर्टर को बेचेगा कि नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं है ना। देखिए ना, जब स्टेज 3 पे हम जाएं तो हमें तो पता नहीं ना होलसेलर किसको बेचेगा। मैं जैसे अभी जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ जो ना, आपको स्टेज बाय स्टेज इसका दोबारा ना विजिट कराता हूँ। आपने अच्छा सवाल पूछा है, छोटी सी आपको कंफ्यूजन जो हुई है। अभी हमें अभी 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 आपके सामने मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस स्लाइड तक हमें पता तो नहीं ना होलसेलर एक्सपोर्टर को बेचेगा, कि पता है? राइट। नहीं पता ना। अब गवर्नमेंट तो इसलिए एक्सरसाइज कर रही है, वो अल्टीमेटली जब एक्सपोर्टर को उसने बेच दी तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कह रही है हाँ ठीक है, ये जहां तक प्रोसेस गया, अगर आपने एक्सपोर्टर को बेच दी है, एक्सपोर्टर ने तो आगे किसी से सेल टैक्स लेना नहीं, लिहाजा गवर्नमेंट ने तो अपने कंज्यूमर जो पाकिस्तान में उनसे सेल टैक्स लेना ना, फॉरेनर से तो सेल टैक्स नहीं ना लेना। ठीक है, इसलिए सर एक्सपोर्ट। ये चेन चल रही थी सिर्फ कंज्यूमर से, जो पाकिस्तान के लोग हैं, मतलब ये उनके लिए चेन चल रही थी कि वो सारा टैक्स पे करें, लेकिन ये जब एक्सपोर्ट होगी तो गवर्नमेंट को फायदा इसमें नहीं होगा। सर ये जी बात है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में कंज्यूमर्स बैठे हुए हैं उनसे टैक्स लेने के लिए ये पूरी चेन है। अगर ये चेन के एंड पे कंज्यूमर जो है वो फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है तो ये होल का होल एक्सपोर्टर को रिफंड हो जाएगा अमाउंट, जितनी भी 68 रुपए की कलेक्ट हुई है इस चेन के दौरान। ठीक है ना? सर तो हम एक्सपोर्ट को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं जब इसमें कोई गवर्नमेंट को फायदा भी नहीं है? तो इतना एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना या उसको इतनी हेल्प देना, इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, रीजन क्या है? अच्छा, एक्सपोर्ट्स के ना बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं आपको गुजारिश ये कर दूं कि ये दी वर्ल्ड ओवर अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जो सेल टैक्स लेना होता है ना, वो आपने अपने कंज्यूमर से लेना होता है। आप किसी दूसरे मुल्क के कंज्यूमर पे टैक्स लगा सकते हैं, आप इंडिया के लोगों पे टैक्स लगा सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट्स पे भी टैक्स लेंगे, दुबई के शहरियों पे टैक्स चार्ज करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप दुबई के शहरियों से टैक्स ले रहे हैं। भाई आपने उनसे टैक्स नहीं लेना, आपने पाकिस्तानियों से लेना है। और जब दुबई वाले पाकिस्तान में चीज भेजेंगे तो वो उनकी एक्सपोर्ट भी जीरो रेटेड होगी। इंडिया वाले जब पाकिस्तान में चीज भेजेंगे तो वो भी जीरो रेटेड आएगी। दुनिया में जो भी मुल्क होता है वो एक्सपोर्ट्स को ऐसे जीरो रेटेड रखता है। इसका एक और भी चीज है, एक्सपोर्ट्स को सारे, हम कहते हैं ना हमारी इंपोर्ट कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए। जितनी आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी ना उतना आपके लिए मुफाद है, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी आ रही है, आपका जो आपको फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, कारोबार आपके चल रहे हैं। आपने एक माल तो एक्सपोर्ट कर दिया, जितनी अब 100 फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो मुलाजमतें किसको मिलेंगी, इनकम किसको होगी, माल किसका बिकेगा? हमारे लोगों का, हमारे शहरियों को जॉब मिलेगी, हमें सारा माल बचेगा, हम उसी पे इनकम टैक्स देंगे, खुशहाली तो हमें आएगी। इसलिए एक्सपोर्ट्स को तो सारे कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करते हैं। चाइना देखे ना कितना सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट्स को। ठीक है ना? राइट सर। चलिए, ये लेक्चर जो है ना बड़ा। सर एक छोटा सर जी जी, जी जी। सर अगर ये सारे मतलब कोई एक नॉर्मल बंदा है जैसे हम हैं, तो हम भी चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर? कोई भी बंदा करी जाए, एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो लोग हैं वहाँ के बाशिंदे हैं उनको वो यूटिलिटीज मिल नहीं रही, तो इसके लिए हुकूमत कोई चेक एंड बैलेंस रखती है सर कि इस लिमिट तक होनी चाहिए एक्सपोर्ट? नहीं, एक्सपोर्ट्स पे कोई लिमिट नहीं होती। एक्सपोर्ट्स पे सम टाइम पाबंदियां लगती हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, एक कमोडिटी है जैसे पोटैटो है, आलू है, ये हमारे मुल्क से जो है ना अफगानिस्तान जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो है माउंटेनियस रीजन है, अफगानिस्तान में पोटैटो नहीं होता। और वहां पे सम टाइम गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती है। अगर मुल्क के अंदर प्रोडक्शन जो है ना पोटैटो की कम हो, गवर्नमेंट को जैसे एग्रीकल्चर वालों से अंदाजा हो जाता है, सेंसस के गया इस साल आलू की पैदावार कम है, तो गवर्नमेंट उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देती है, हर साल लगती है। फिर वो एक लिमिट पे जाके जब गवर्नमेंट को आइडिया होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो अब सरप्लस है, हमारी जरूरत से ज्यादा है, तो वो गवर्नमेंट उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत दे देती है। इसी तरह जो सीमेंट है, सीमेंट जब भी एक्सपोर्ट इस पे बैन लगता है ना, ये सीमेंट भी अफगानिस्तान बहुत जाता है हमारे पाकिस्तान का, ये लक्की सीमेंट जो है, ये डीजी सीमेंट जो है अफगानिस्तान बहुत जाते हैं, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि बहुत अरसा से वो वार टॉर्न कंट्री है, तो वहां पे हमारी सीमेंट जाती है। लेकिन सम टाइम हम सीमेंट पे जो है ना वो पाबंदी लगाते हैं वो पे, क्योंकि हमारे मुल्क में उसकी कीमत बढ़ रही होती है, उसकी सप्लाई, उसकी डिमांड जो है ना वो ज्यादा होती है, सप्लाई शॉर्ट होती है डोमेस्टिक, तो उस पे वो पाबंदी लगाते हैं ताकि उस पे जो है ना ये अदा हो सके। ये जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 है ऑफ सेक्शन 3, ये थोड़ा बता देंगे प्लीज? ये मैं आपको खोल के समझा देता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो इस बारे में। ठीक है, तो जो टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड में जो चीज आपको बताई गई है उसमें से ये है कि एक्स्ट्रा टैक्स अगर किसी बंदे पे चार्ज हुआ है तो वो विल बी बोर्न बाय द पर्सन ऑन होम दैट
टैक्स हैज बीन चार्ज्ड और लेविड, ये आगे वो इसका बर्डन जो है ना वो शिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि वो उसी पे लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे एसी फ्रिज वगैरह पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है ये जो है ना वो अपने इनपुट में से एडजस्ट नहीं करेगा इसे। बाकी तो वो 17% होगा। अगर ये एसी फ्रिज वगैरह पे 6-7 रुपए जितने भी लगा हुआ है, ये वो एडजस्ट नहीं करेगा इनपुट टैक्स में। ठीक हो गया ना। अब होपफुली आप